हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रहा था हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है गुप्त साम्राज्य। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन सभी के लिए जो हिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो पीजीटी के विद्यार्थी हो, चाहे वो नेट के विद्यार्थी हो, चाहे वो एमए के विद्यार्थी हो। तो डीप स्टडी के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आज का जो हमारा पार्ट है, पार्ट 3 है। इसके 2 पार्ट जो है मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो आज बारी है पार्ट 3 की, और इस तरह जो हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, गुप्त साम्राज्य के बारे में मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया था कि जब इसका उदय हुआ उस समय भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी। इसका वर्णन जो है मैंने आपको पार्ट 1 में करवाया था। तो उस समय था शुंग वंश था। जैसे ही इसका पतन हुआ फिर आया सातवाहन वंश के बारे में मैंने आपको बताया। विदेशी आक्रमणकारी आए, यमन तथा यूनानी आए, इसके बाद शक आए, कुषाण। ठीक है, ये बहुत अच्छे से मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। उनके भारतीय समाज के बारे में, उस समय के भारतीय समाज के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो गुप्त काल है उनको हम किस तरह से जान सकते हैं, उनके स्रोतों के माध्यम से जान सकते हैं। तो इसी तरह मैंने आपको धार्मिक साहित्य के बारे में बताया। अर्ध साहित्यिक जो आपका है, ऐतिहासिक साहित्य, कौमुदी महोत्सव, देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, ये सब मैंने आपको बताया है। मृच्छकटिकम, कामसूत्र, कालिदास की रचनाएं, हर्षचरित्र, मंजूश्री, मूल कल्प, जो परवर्ती गुप्त शासकों के विषय में आपको जानकारी जिससे मिलती है। विदेशियों के जितने विवरण हैं, पुरातात्विक साक्ष्य जिसमें आपके अभिलेख आ जाते हैं, सिक्के आ जाते हैं, मुहरें, भवन तथा स्मारक आ जाते हैं। फिर इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम की सफलताओं का उल्लेख किया। फिर मैंने आपको ये बताया था पार्ट 2 में कि किस तरह जो है सबसे पहले जिसने इस गुप्त वंश की स्थापना की थी वो की थी श्री गुप्त ने की थी, और इसका जो है हमें उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो ये सब मैंने आपको बताया था। फिर आपको सेकंड जो है महाराज के बारे में बताया जिसने केवल महाराज की उपाधि ली। ठीक है, और इसके बाद जो मेन है जिसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ना था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया। लिच्छवी वंश के जो है राजकुमारी से इसने शादी करी थी जिसका नाम था कुमार देवी। ठीक है, इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में मैंने आपको ये सब बताया था कि उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किस तरह किया। फिर इसका बेटा आया समुद्रगुप्त आया, बहुत ही अच्छा शासक। ठीक है, फिर इसकी हमने विजय को बहुत अच्छे से पढ़ा, किस किस अभिलेख से हमें कितनी जानकारी मिलती है, और इसने उत्तरी भारत की विजय में कहाँ कहाँ इसने करा, कहाँ कहाँ इसने विजय प्राप्त की, किन किन राजाओं पे करी, और कहाँ से हमें इस चीज़ के बारे में पता लगता है, इलाहाबाद अभिलेख से पता लगता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको मैंने लाइन टू लाइन सब चीज़ें बताई थी, और आपको जो है मैंने आपको राजाओं के नाम भी बताए थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब उत्तरी भारत की विजय होगी, इसके बाद हमने दक्षिण भारत की विजय को बहुत अच्छे से पढ़ा। 12 राजाओं को उसने एक साथ जो है पराजित किया था। ठीक है, और दक्षिण में राज्य लौटाने की नीति ये भी हमने बहुत अच्छे से करी। 8वीं जो जंगली राज्यों पे भी इसकी जो है कैसी विजय रही, एरन अभिलेख से हमें सब कुछ चीज़ों का पता लगता है। सीमावर्ती प्रदेशों की विजयों के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से विवरण दिया। विदेशी शक्तियों से इसका संबंध किस तरह का रहा। फिर इसके बाद इसने अश्वमेध यज्ञ कराए और साम्राज्य विस्तार भी किया। फिर क्वेश्चन आता है कि समुद्र भारतीय नेपोलियन के रूप में नेपोलियन से इसकी तुलना की जाती है, लेकिन नेपोलियन कहा था और ये कहा था बहुत ही अच्छा व्यक्ति था समुद्रगुप्त। तो ये अच्छे से मैंने आपको करवाया। इसके बाद रामगुप्त के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये अगला शासक है रामगुप्त। इसकी जो बीवी है ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, रामगुप्त का छोटा भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय, इस ध्रुव स्वामिनी से शादी करता है। ठीक है, इससे ये प्रेम विवाह करता है। ठीक है, और इसकी जो जानकारी हमें मिलती है, कहीं मिलती है कहीं नहीं मिलती, क्योंकि इसमें इसके बारे में जो इतिहासकार हैं कुछ क्या बोलते हैं कुछ क्या बोलते हैं, लेकिन इसका ये है, इसका टाइम पीरियड है। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले रामगुप्त था, तभी तो उसकी बीवी से इसने शादी करी है। ठीक है, फिर इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, ये इसकी उपाधि है। इसके बारे में मैंने आपको इसकी उपाधियों के बारे में बताया था। देवश्री, विक्रमादित्य, सिंह विक्रम, नरेंद्र सिंह, देवराज, देवगुप्त, ये सब इसकी क्या है, उपाधियां हैं। उपाधियां आपने हर किसी की याद करनी है। ठीक है, आपको मैंने अभिलेख बताए थे, इसके 6 अभिलेख प्राप्त हुए थे, 2 मथुरा से, 2 उदयगिरी से, 1 सांची से, 1 इलाहाबाद के निकट गढ़वा से हमें ये प्राप्त हुए थे। आज जो है आपका पार्ट 3 है। ठीक है, अब जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय,
या विक्रमादित्य, इसको हमने अब डिटेल में पढ़ना है और आज जो है आपके राजाओं को मैं कंप्लीट कर दूंगी। नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा वो प्रशासन पे होगा और इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, जिसका टाइम पीरियड रहा है 380 से 414 ईस्वी तक। ठीक है, अगर आप कहें कि समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, बहुत ही योग्य था। इसकी माता का नाम आपने याद रखना है क्योंकि योग्य था। तो दत्त देवी इसकी माता का नाम है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े गए रामगुप्त की जो हत्या करके ये राजगद्दी पर बैठा था। इसकी उपाधियां मैंने अभी अभी आपको बताई हैं। इसके विभिन्न सिक्कों पर हमें देवश्री की उपाधि, विक्रमादित्य की उपाधि, सिंह विक्रम, नरेंद्र सिंह, देवराज, देवगुप्त और वाकाटक अभिलेखों में इसे देवश्री भी कहा गया है। और परंतु इसका जो वास्तविक नाम है हमें चंद्रगुप्त ही था, ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है। बहुत ही वीर था, बहुत ही साहसी था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के अगर हमें जानकारी लेनी है तो उसके अभिलेख और मुद्राएं, इनसे जो है हमें जानकारी मिल सकती है इसके शासन की। इसके जो है हमें 6 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 2 हमें मथुरा से प्राप्त हुए हैं, 2 हमें उदयगिरि से प्राप्त हुए हैं, 1 हमें सांची से हुआ है और 1 इलाहाबाद के जो है निकट गढ़वा। ये सब आपको याद रखना है कहाँ से कौन सा अभिलेख हमें प्राप्त मिला है। ठीक है, और इसके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भी आपको याद रखना है, मैरोली का लो स्तंभ लेख। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका स्रोत, कि हाँ भाई इस स्रोत से है तो हमें बहुत अच्छी जानकारी इसके बारे में मिली है। अनेक सिक्के हो गए, साहित्यिक साधन हो गए जिसमें कालिदास की रचनाएं होंगी, श्रृंगार प्रकाश होगा, चीनी यात्री फाहियान का विवरण हो गया। तो इससे हमें सबसे जो है चंद्रगुप्त के शासन का हमें ज्ञान होता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो प्रथम प्राप्त लेख था वो 61 गुप्त संवत का है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। और जो विशाखा दत्त का जो नाटक है देवी चंद्रगुप्तम, उसके अनुसार, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी, राजगद्दी इसने प्राप्त की थी और इसकी पत्नी जो ध्रुव देवी से इसने विवाह भी किया था। ठीक है, अब इसके हम वैवाहिक संबंधों को पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की स्थिति को सुदृढ़ता प्राप्त करने में उसके वैवाहिक संबंधों का बहुत बहुत ज्यादा योगदान है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमार कुमार देवी के साथ विवाह करके अपनी शक्ति बढ़ाई थी। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने, याद आया आपको, मैंने अभी भी रिवाइज करवाया, इसलिए मैं आपको पीछे का रिवाइज करवाती हूँ। और समुद्रगुप्त ने भी विदेशी शक्तियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इसी तरह जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इसने भी विभिन्न शक्तियों से संबंध अपने स्थापित किए। गुप्त अभिलेखों और मोहरों में चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रथम पत्नी का नाम था ध्रुव देवी, यानी कि रामगुप्त की जो पत्नी थी ध्रुव देवी, इसने इससे शादी करी, ये इसकी पहली पत्नी थी। ठीक है, ध्रुव देवी से चंद्रगुप्त को हुए 2 पुत्र। पहले का नाम था कुमारगुप्त और दूसरा था गोविंद गुप्त। क्या नाम था? पहले का कुमारगुप्त और दूसरे का नाम था गोविंद गुप्त। और चंद्रगुप्त ने जो नागवंश की जो राजकुमारी है कुबेर नाग से भी विवाह किया था। तो यानी इसकी दूसरी पत्नी का क्या नाम है? कुबेर नाग। इससे इसको प्रभावती गुप्ता का जन्म हुआ था। प्रभावती गुप्ता जो है कुबेर नाग से इसकी जो है पैदा हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक नरेशों के साथ भी मित्रतापूर्ण इसने संबंध स्थापित किए, इसलिए इसे वाकाटक दक्षिण पथ का जो है महत्वपूर्ण राजवंश था। ठीक है, इसने क्या किया है, जो वहाँ के शासक थे वाकाटक जो नरेश यानी शासक के साथ इसने अपने जो है संबंधों को बहुत अच्छा किया। जो वाकाटक था उस समय वो दक्षिणापथ का महत्वपूर्ण राजवंश था। तो उसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह, जो इसकी जो पुत्री थी कुबेर नाग से जो पुत्री हुई थी सेकंड बीवी से, तो प्रभावती गुप्ता का विवाह इसने जो है वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ इसने किया। यानी इसने अपनी एक बेटी का विवाह जो दूसरी पत्नी से हुई थी उसका जो विवाह है किससे किया है? वाकाटक एक नरेश मतलब शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ इसने विवाह किया। और इस विवाह का यानी अब इसका जो रुद्रसेन द्वितीय इसका दामाद बन गया। अत्यधिक राजनीतिक इसका महत्व था, क्योंकि जो वाकाटक था शक्तिशाली भी था, इसकी भौगोलिक स्थिति भी अच्छी थी, इसी के कारण शकों पर विजय प्राप्त करने की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी था। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्र का विवाह जो किया है, जो इसके 2 पुत्र थे, तो विवाह किया है कुंतल के कदम्ब राजा काकुस्थ वर्मन की कन्या से किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। 2 पुत्र थे इसके और एक बेटी थी। वाकाटक से इसकी शादी कर दी है, नरेश से, रुद्रसेन द्वितीय से इसने शादी कर दी।
अपने पुत्र का विवाह जो किया है कुंतल के कदम्ब राजा जो है काकुस्थ वर्मन की कन्या से किया था। और कालिदास और क्षेमेंद्र की जो रचनाएं भी इसी विषय में प्रकाश डालती हैं। इसकी रचना, कालिदास की रचना और क्षेमेंद्र की रचनाएं, इन चीज़ों पर, विवाह पर ये जो है प्रकाश डालती है। अब हम बात करेंगे इसके विजय की। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है एक योग्य पिता था, पुत्र भी था, सब कुछ था, सेना नायक था, महत्वाकांक्षी शासक भी था। उदयगिरी अभिलेख, वेरी इंपॉर्टेंट, उदयगिरी अभिलेख में उससे कृत्सन पृथ्वी विजय कहा गया है, जिसका मतलब है, इसका मतलब कृत्सन पृथ्वी विजय, इसका मतलब है कि संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला। ठीक है, अब हम जानेंगे पश्चिमी भारत की विजय को डिटेल में पढ़ते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो सबसे महान सफलता है वो है पश्चिमी भारत के, इसने शकों को क्या किया था, हरा दिया था। और समुद्रगुप्त की विजयों का जो है मालवा और काठियावाड़ के शकों पर कोई प्रभाव नहीं हुआ था। किसके शकों पर? मालवा और काठियावाड़ के। चंद्रगुप्त द्वितीय भारत के विदेशी राजाओं का अंत करना चाहता था। जो विदेशी राजे थे, चंद्रगुप्त द्वितीय इसका अंत करना चाहता था, इसलिए उसने शकों की तरफ अपना ध्यान लगाया। ठीक है, और उसने वाकाटकों से जो विवाह संबंध स्थापित किए थे ना, दामाद बनाया था ना अपना, उसने शकों पर अपनी विजय की जो है योजना बना डाली। ठीक है, और देवी चंद्रगुप्तम और उदयगिरी शिलालेख से पता लगता है कि चंद्रगुप्त ने अपना जो मंत्री था, जिसका नाम था वीरसेन, के सहयोग से पूर्वी मालवा को अपने सैनिक की कार्यवाही का आधार बनाकर इसने शकों के विरुद्ध जो थी चढ़ाई कर दी थी। किसकी हेल्प ली थी इसने? वीरसेन की। उस समय, अब शकों का राज्य भी तो आपको पता होना चाहिए ना, उस समय जो था रुद्र सिंह तृतीय था, और चंद्रगुप्त ने जो है इसे बुरी तरह पराजित कर दिया था, और रुद्र सिंह तृतीय को इसने मार डाला था, और उसने अपने राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये रुद्र सिंह तृतीय है, ये रुद्र सेन द्वितीय है, ध्यान से देखिए, ये इसका दामाद है, रुद्र सेन द्वितीय, यहाँ सेन है। ठीक है, यही जो चीज है कंफ्यूज करती है, ये रुद्र सिंह तृतीय है, ये शकों का राजा था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अपने साम्राज्य में इसने मिला लिया था, मार डाला इसको। ठीक है, और इसकी तिथि जो है निश्चित नहीं है, कह सकते हो भाई कि 409 से 418 के बीच की ये घटना है। और चंद्रगुप्त जो चांदी की मुद्राएं हैं जिसमें उसने सिंह का शिकार करते हुए दिखाया गया है, तो विजय की पुष्टि ये करता है। ये विजय इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। शकों पर विजय पाना बहुत ही राजनीतिक और सांस्कृतिक इसका महत्व है। इसने इससे क्या किया है? इसने इससे अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। इसने पश्चिमी जो मालवा था और काठियावाड़ पर इसने अपना सत्ता स्थापित की, और गुप्त साम्राज्य की जो सीमा थी ना, वो पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक बिल्कुल विस्तृत हो गई। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा खासा इसने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। इसकी प्रतिष्ठा में बहुत ज़्यादा विजय हुई थी, वृद्धि हुई। जैसे शकों को हराया, उसके बाद इसने शकों का विनाश करने वाला, ठीक है, शकों का रै पे छोटी की मात्रा, तो शकों का विनाश करने वाला, और इसको विक्रमांक या विक्रमादित्य यानी कि वीरता का सूर्य इसने उपाधि धारण की थी। विदेशी व्यापार में इसकी बहुत हद तक वृद्धि हुई थी। ठीक है, जैसे इस वजह से गुप्त साम्राज्य में जैसे कैम्बे हो गया, पोरबंदर हो गया, द्वारिका हो गया, भड़ोच हो गया, ये प्रमुख बंदरगाह शामिल हो गए थे। एक बार दोबारा से आपको करवा रही, भड़ोच बंदरगाह तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैम्बे हो गया, पोरबंदर हो गया, यहीं पर गांधी जी का जन्म हुआ था, द्वारिका हो गया और भड़ोच हो गया, ये बंदरगाह बहुत ये जो है इसमें शामिल हो गए थे, और जिसमें पश्चिमी देशों के साथ गुप्तों का जो है व्यापारिक जो है संपर्क स्थापित हो गया था। रोम की दिनार जो हैं वो मुद्राएं गुप्त कोष में संचित होने लग गई थी, क्योंकि विदेशी व्यापार थे, तो रोम की जो दिनार थी, मुद्रा जो थी, वो गुप्त कोष में संचित होने लग गई थी। तो ये आप कह सकते हो। और भड़ोच उस समय भारत का प्रसिद्ध बंदरगाह था। ठीक है, इसके आंतरिक व्यापार में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत के बीच में सीधा संपर्क हो गया, आंतरिक व्यापार में भी इसकी बढ़ोतरी हुई। विदेशी शासन का इसने अंत कर लिया। इसने पश्चिमी जो क्षत्रप थे उसके 300 वर्षों से अधिक काल के शासन का अंत इसने कर दिया था। और ठीक है, इसके चिन्ह जो है विदेशी शासन के, ये जो चिन्ह बिल्कुल मिट चुके थे यहाँ से। और इस जो चीज़ इसने जो विदेशी शासन का अंत किया है, इस चीज़ की पुष्टि हमें कहाँ से मिलती है? तो वायु पुराण से हमें ये चीज़ें मिलती है। सांस्कृतिक महत्व भी इसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। प्रशासनिक दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा
उज्जवल हो गया था, राज्य को नियंत्रित करने लग गया था, और इसने उज्जैन को इसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसने कई गणराज्यों पर भी विजय की है। भारत में कुषाण अवंती के जो महाक्षत्रप थे, गुप्त साम्राज्य के बीच में मद्रगण से लेकर खरपारी गण तथा छोटे छोटे इसने गणों की पतली सी दीवार थी, ये चीज़ आप याद कर सकते हो। इसने बंग की विजय भी करी है। हमें ये चीज़ कहाँ से पता लगती है इसने बंग पे भी विजय करी है? तो महरौली का एक लौह स्तंभ लेख से हमें इस चीज़ की जानकारी मिलती है कि एक चंद्र नामक राजा था, उसने गुप्त साम्राज्य के शत्रु जो था कि समतट, डवाक और कामरूप के राजाओं को जो बंगाल में इकट्ठे हो गए थे, उनको बलपूर्वक इसने परास्त कर दिया था। ठीक है। और इतिहासकार जो है चंद्र का जो समीकरण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से करता है, यानी कि जो ये जो शत्रु थे ना, कौन कौन से हैं? समतट है, डवाक है, कामरूप है, ये शत्रु थे भाई गुप्त साम्राज्य के। तो इसने इसको हरा दिया था, तो बंग की विजय इसको कहा जाता है। इसने वाहिक यानी कि बल्क विजय भी की है। इस चीज़ की भी जानकारी हमें महरौली के स्तंभ लेख से मिलती है कि जो सिंधु की 7 शाखाएं थी उनको इसने पार किया और वाहिकों को इसने पराजित किया, इसलिए यहाँ पर वाहिक नगर को वाहिक माना गया है। ठीक है। और कालिदास के रघुवंश से भी हमें पश्चिमोत्तर प्रदेश की विजय का प्रमाण मिलता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इसके साम्राज्य विस्तार को पढ़ लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को उत्तराधिकारी में एक विस्तृत साम्राज्य जो है प्राप्त हुआ था। ठीक है। और इसने विजय प्राप्त की और अपने साम्राज्य में वृद्धि करी। साम्राज्य पूर्व में जो है ब्रह्मपुत्र से लेकर पश्चिम में जो है अरब सागर तक, उत्तर में नॉर्थ साउथ साइड से लेकर हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक ये विस्तृत था। राजधानी इसकी पाटलिपुत्र थी। उज्जैन को इसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया। इसकी दो दो तो राजधानियां थी। ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे हम कुमारगुप्त की। ये आपका नेक्स्ट शासक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद उसका पुत्र आया कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है। सीरीज वाइज में आपको ध्यान रखना है। माता का नाम ध्रुव देवी। इसके 2 पुत्र थे, कुमारगुप्त और गोविंद गुप्त। ठीक है। गोविंद गुप्त, तो इसके 2 पुत्र थे। ये वही कुमारगुप्त जो है ये शासक बना। उसको इस कुमारगुप्त प्रथम को कई उपाधियां मिली हैं, ध्यान रखना है। श्री महेंद्र, अश्वमेघ महेंद्र, सिंह विक्रम, महेंद्रादित्य। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। कुमारगुप्त व उसके छोटे भाई जो थे गोविंद गुप्त, जो बसाड़ का गवर्नर था। इसमें उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। अब 2 भाई हैं तो लड़ाइयाँ तो होंगी। तो इसने गोविंद गुप्त को जो है कुमारगुप्त ने गोविंद गुप्त को पराजित कर दिया था और कुमारगुप्त जो है राजगद्दी इसने प्राप्त की। और इसकी जो सर्वप्रथम तिथि है ये भीलसद अभिलेख से 96 गुप्त संवत 415 से हमें ये चीज़ मिलती है कि हाँ यही शासक था। ठीक है। और अंतिम तिथि का ज्ञान उसके चांदी के सिक्कों से हमें मिल जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे हम विजयों की। तो कुमारगुप्त के लेखों तथा सिक्कों से उसकी हमें सैनिक उपलब्धि की कोई सूचना इतनी हमें नहीं मिलती है। इसके कुछ सिक्कों पर हमें व्याघ्र बल जो है पराक्रम की उपाधि जो अंकित मिली है, बस आपने इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसने पुष्यमित्र जाति का आकलन। कुमारगुप्त के अभिलेखों से हमें पता चलता है कि इसका जो शासन काल था वो शांतिमय था, शांति रही थी। अंतिम समय में आया था पुष्यमित्र, इसने अटैक किया था। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से हमें इस चीज़ का वर्णन मिलता है कि इसके आखिरी टाइम में ये चीज़ हुई थी। पुष्यमित्र जाति के आक्रमण को दबाने के लिए कुमारगुप्त का एक योग्य पुत्र था स्कंदगुप्त ने इसे प्रस्थान किया और इस पुष्यमित्र जाति पर इसने विजय प्राप्त की। और लेकिन इसका समाचार सुनने से पहले ही जो है कुमारगुप्त मर चुका था। इसने अश्वमेघ यज्ञ भी करवाए हैं। ये चीज़ हमें कहाँ से पता लगती है कि इसके सिक्कों से हमें इस चीज़ की जानकारी मिलती है कि इसने अश्वमेघ यज्ञ भी करवाए हैं। अश्वमेघ जो प्रकार के सिक्कों के मुख्य भाग पर आपको यज्ञ यूप, ठीक है, यज्ञ यूप में बैठे हुए हमें घोड़े की आकृति और पृष्ठ भाग पर श्री अश्वमेघ महेंद्र जो हमें उत्कीर्ण मिलता है। धार्मिक नीति इसकी कैसी थी? कुमारगुप्त अपने पिता की तरह ही वैष्णव था। गढ़वा के आपको लेख से इसे परम भागवत है जो इसे कहा गया है। क्वेश्चन कैसे आते हैं? ऐसे तो आते हैं, डिटेल में हमें कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ता है कि गढ़वा के लेख से हमें कुमारगुप्त को क्या कहा गया है। गढ़वा के लेख में तो उसे परम भागवत जो है कहा गया है। ठीक है। और इसके शासनकाल में आपको विष्णु, शिव, शक्ति, कार्तिकेय, सूर्य, ये सब इसके बुद्ध के उपासक विद्यमान थे। और उसकी जो कार्तिकेय मुद्राओं पर एक और मोर था और दूसरी तरफ मोर को दाना खिलाते राज्यों का चित्र जो है उत्कीर्ण है। ये किसके है? कुमारगुप्त के सिक्कों पर हमें ये चीज़ मिली है। ठीक है।
एक अभिलेख है इसका मन कुंवर अभिलेख। इससे हमें पता लगता है कि बुद्ध है वो मित्र नामक एक बौद्ध ने महात्मा बुद्ध की जो है मूर्ति इसने स्थापना की थी। तो आप सिर्फ इतना ही याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हम याद करेंगे इसने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया है। इसने अपने साम्राज्य का इतना विस्तार नहीं किया है, वो नहीं कर सका। विशाल साम्राज्य को अक्षुण्ण रखने में ये सफल रहा था। इसने ज़्यादा कोई इतना अच्छा है कि हमारे पढ़ने के लिए कम हमें मैटर मिल गया है, ठीक है। और भारत के विभिन्न भागों से मिले उसके जितने भी सिक्के हैं विशाल राज्य के घोतक है, कोई भी नहीं कहता। कुमार गुप्त का जो साम्राज्य था वो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पूर्व में ही बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक था। और जो इसका शासन काल था वो शांति और सुव्यवस्था का काल था। बस इतना ही जो आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है ये लास्ट शासक है स्कंदगुप्त, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 455 से 467 का। जैसे ही इसकी मृत्यु होती है, कुमार गुप्त की मृत्यु के बाद ही उसका पुत्र आता है, ठीक है। और इसकी जो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, हमें जूनागढ़ अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। और गढ़वा अभिलेख के जो है चांदी के सिक्कों से हमें इस चीज़ की अंतिम तिथि मिलती है 467। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी होती हैं। अब इसकी उपलब्धियों को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ मैंने करवा रखा है, देखिए। पुष्यमित्रों पर इसने विजय प्राप्त की थी, क्योंकि इसके कुमार गुप्त के टाइम में आया था ना लास्ट के दिनों में। तो पुष्यमित्र जाति ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया था। और इसकी चीज़ की हमें जो जानकारी मिलती है कि ऐसा हुआ, तो भीतरी स्तंभ लेख से हमें इस चीज़ की जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने एक भयंकर संघर्ष के बाद जो है पुष्यमित्रों को बिल्कुल हरा दिया था। और ये महत्वपूर्ण इसकी विजय थी। नेक्स्ट इसने हुणों पर विजय प्राप्त की है। स्कंदगुप्त का जो 12 वर्षों का शासनकाल रहा है बहुत ही उलझनों से भरा रहा है। हुणों का भी गुप्त साम्राज्य पर अटैक हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। हुण जो है मध्य एशिया की एक अत्यधिक जो थी बर्बर और लड़ाकू जाति थी। और 5वीं सदी के मध्य में आक्सस नदी तक अधिकार करके वो फारस और भारत की तरफ चढ़ाई करी। आक्सस नदी पर इसने पहले अधिकार किया, किसने? हुणों ने। फिर ये गए फारस में, फिर गए भारत में। जूनागढ़ अभिलेख में, भीतरी अभिलेख में, कथा सरी सागर में हमें इस चीज़ों के बारे में पता लगता है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों ने जो है अटैक किया था। लेकिन स्कंदगुप्त ने हुणों के मान को चकनाचूर कर दिया था, मतलब इनको भी हरा दिया था। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। हुणों पर वेरी इंपॉर्टेंट, हुणों पर विजय के बाद ही स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य या कर्मादित्य की जो है उपाधि इसने धारण की थी। 2 उपाधियां इसने धारण की हैं। और भारत में इसने भगवान विष्णु की जो है मूर्ति स्थापित की थी, ये आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसने साम्राज्य का विस्तार अगर जानते हैं इसके बारे में, तो स्कंदगुप्त के लेखों के आधार पर कह सकते हो कि उसका साम्राज्य गुजरात से बंगाल तक विस्तृत था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार उसके साम्राज्य चारों तरफ समुद्र तक फैला हुआ था। इतना विशाल साम्राज्य होने वाला वह अंतिम गुप्त सम्राट था, ठीक है। ये अंतिम था। अब इसकी बात करेंगे हम, कुशल शासन प्रबंध इसने किस तरह किया हुआ था। बहुत ही कुशल शासक भी था। इसने जो इसके साम्राज्य को इसने प्रांतों में बांट रखा था। वहां पर योग्य गवर्नर भी थे। जो पर्णदत्त था, पर्णदत्त नाम ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पर्णदत्त। ये पर्णदत्त जो है ये सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल था, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि इसके साम्राज्य को इसने प्रांतों में बांटा हुआ था। एक प्रांत है सौराष्ट्र प्रांत, उसका जो राज्यपाल था उसका नाम था पर्णदत्त। और ये बहुत ही योग्य था पर्णदत्त, तभी आपको अच्छे से बताया है। और उसकी नियुक्ति जो है स्कंदगुप्त ने खूब सोच समझकर की थी। सौराष्ट्र पर हुणों के भय के कारण से ही इसने योग्य और विश्वास पात्र अधिकारी को वहां का राज्यपाल नियुक्त किया। कौन था वो? पर्णदत्त। सर्वनाग हो गया, अंतर्वेदी प्रांत हो गया, ये भी इसका गवर्नर था। जो सर्वनाग था वो अंतर्वेदी, ये प्रांत का नाम है अंतर्वेदी। और उसका गवर्नर कौन था, राज्यपाल कौन था? स्वरनाग। भीमवर्मन, ठीक है। कौशाम्बी में भीमवर्मन, कौशाम्बी जो है प्रांत है उसमें भीमवर्मन उसका राज्यपाल था। और प्रमुख नगरों का शासन चलाने के लिए जो है नगर नियुक्त भी जो है नियुक्त किए गए थे। एक सौराष्ट्र जो अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, इसकी जो राजधानी थी गिरनार। इसका जो प्रशासक था पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित था, यानी कि आपको इसके गवर्नर का पुत्र का भी नाम ध्यान रखना है, चक्रपालित। बहुत ही ज्यादा उदार था, बहुत ही ज्यादा सुखी समृद्ध, इसको कोई कष्ट नहीं था। इन्होंने लोकहितकारी कार्य भी की हैं। स्कंदगुप्त बहुत ही हितैषी शासक था, ठीक है। और उसके प्रांतपति हमेशा
जन कल्याणकारी कार्यों में ही लगे रहते थे। जूनागढ़ अभिलेख से हमें इस चीज़ की जानकारी मिलती है। ठीक है, एक स्कंदगुप्त के शासनकाल में ना एक बहुत ज़्यादा भारी वर्षा हुई थी, और इससे क्या हुआ था, जो सुदर्शन झील था उसका बांध टूट गया था। ठीक है, और ये इसकी जो है कष्ट होने लग गया था इस सुदर्शन झील के टूटने से। तो स्कंदगुप्त का जो सौराष्ट्र प्रांत का जो गवर्नर था पंडदत्त, उसका जो पुत्र था चक्रपालित, मैंने अभी अभी आपको बताया है, जो कि गिरनार, जो कि सौराष्ट्र की जो राजधानी थी गिरनार, उसका शासक था चक्रपालित। इसने भारी जो है धन को मतलब व्यय किया और पत्थरों की जड़ाई द्वारा उस झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और ये बांध जो है 100 हाथ लंबा था, 68 हाथ चौड़ा था। प्रजा बहुत ज़्यादा खुश हुई। सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले जो है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए इसका काम करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शक शासक एक था रुद्रदामन, प्रथम बार इस बांध का पुनर्निर्माण करवाया था। दोबारा से इसका पुनर्निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, शक शासक रुद्रदामन ने, जिसका निर्देशन वहां के गवर्नर कौन कर रहे थे, सुविशाख ने इसका जो है काम किया है। अब इसकी धार्मिक नीति को पढ़ लेते हैं। बहुत ही वैष्णव था, धर्मनिष्ठ था, परम भागवत की इसकी उपाधि थी। भीतरी जो है इसमें इसने भगवान विष्णु की प्रतिमा इसने स्थापित करवाई थी। गिरनार में इसने चक्रपालित ने सुदर्शन झील के पास विष्णु का मंदिर भी बनवाया था। बहुत ही अच्छा आदमी था। कहोम लेख से हमें पता लगता है कि इसका मद्र नामक एक व्यक्ति ने आदि कीर्तन 5 जैन तीर्थंकर की मूर्ति भी इसने स्थापित करवाई थी। और इंदौर के एक लेख में सूर्य पूजा का भी जो है हमें अंकन मिलता है। ठीक है, तो बहुत ही उदार था। अगर इसके सिक्कों की बात करें तो इसने 3 प्रकार के सिक्के चलाए थे। ठीक है, पश्चिमी और मध्य भारत में चांदी की मुद्राएं भी इसने चलाई थी। इसके काल में शुद्ध सोने के सिक्के नहीं थे। स्कंदगुप्त के समय में शुद्ध सोने के सिक्के नहीं थे। कोई भी इसमें जो थी धातु की मिलावट मिला देते थे। और सिक्कों पर जो इसकी उपाधि हमें मिली है वो विक्रमादित्य मिली है। तो आप जो है खुद भी आकलन कर सकते हो, मूल्यांकन कर सकते हो भाई स्कंदगुप्त का, हमारा लास्ट शासक। ठीक है, सभी राजकुमारों को छोड़कर लक्ष्मी ने स्वयं उसका वर्ण किया है। उसकी उपाधि अगर हम देखते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय की इसको श्रेणी में जो है हम रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा इंसान था। और इसने अपने युवराज काल में पुष्य मित्रों पर क्या किया था, विजय प्राप्त कर ली थी और अपनी क्षमताओं का परिचय दे दिया था। ठीक है, तो कैसा लगा ये सेशन, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके शासन प्रबंध के बारे में बताऊंगी। ये जो है आपका पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कल ही इसकी वीडियो जो है मैं कोशिश करती हूँ मैं सुबह ही अपलोड कर दूंगी। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो होगा वो हमारा चैप्टर है वर्धन साम्राज्य। तो मैं आपको जो है सीरियल वाइज ही करवाऊंगी। बुक मैंने पूरी करवानी है क्योंकि मैं अब ये सोचती हूँ कि टाइम नहीं है, माना टाइम नहीं है, क्योंकि अब सेशन कंप्लीट हो गया। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, टाइम नहीं है, लेकिन जितना मैंने करवाया है आप उसको भी अच्छे से कर लें, बहुत है। जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप MA सेकंड सेम में जाएंगे तो यही चीज़ें आपके सारे दोबारा से रिपीट होंगी। सब कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा नहीं है कि भाई अब हमने कर ले तो हमें आगे नहीं पढ़ना। और आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो इन फ्यूचर तो वो वहाँ भी इतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो कुछ भी वेस्ट नहीं जाना है, जितना करवाया है आप उसको करते जाइए। प्लेलिस्ट इसकी आपसे अलग बनी हुई है। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। पार्ट 4 के साथ मिलूंगी और अच्छे से आपको प्रशासन करवाऊंगी। और इस तरह जो है हमने अपने सारे जो है गुप्त साम्राज्य के सारे राजा करवा दिए हैं। चलिए अब आप क्या करेंगे, मैक्सिमम लाइक करेंगे, बोल बच्चा। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मेरी बेटी की बात तो सभी मान लो। सब्सक्राइब का आपने कौन सा करना है, प्रेस बटन ऑल पर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।